तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो कोई एक आएगा जरूर, एक या दो आ सकता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, इन सभी के बारे में से आ सकता है। विटामिन बी का बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है, इसलिए हमको लगता है कि भाई नहीं देगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक या दो जरूर देगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो कैल्शियम क्या है, तो आप ये पहले से जानते हैं कि कैल्शियम क्या है। कैल्शियम मेनली, और इसका एक और चीज याद कर लेंगे, सोर्सेज। सोर्सेज क्या है, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का सोर्सेज क्या है। तो कैल्शियम मेनली क्या चीज के लिए रहता है, बेसिकली आई थिंक त्रिवेणी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए, एक मिनट रुकिएगा। त्रिवेणी से कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? ओके ठीक है, लोग मैसेज नहीं देखे लगता ना। ओके, तो हम लोग कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्यों उनको जरूरी है, मेनली हमारे बोन्स एंड टूथ के लिए। तो कैल्शियम का हम जो चीज लिखेंगे वो फास्फोरस के लिए भी लगभग सेम होगा। तो अगर आप कैल्शियम याद करते हैं तो फास्फोरस के लिए भी सेम चीज है। तो इसमें भी क्या है कि बोन्स के लिए चाहिए, टूथ फॉर्मेशन के लिए चाहिए, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये सब इसका अपना स्पेसिफिक हो गया। बाकी बोन्स और टूथ ये कॉमन है, विटामिन डी के लिए, फास्फोरस के लिए और कैल्शियम के लिए। क्या होता है कि ये तीनों एक दूसरे का पूरक है, तीनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कैल्शियम का रहना जरूरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी के लिए, वैसे ही कैल्शियम कब काम करेगा, जब हमको विटामिन डी मिलेगा। तो तीनों एक दूसरे का पूरक रहता है, तीनों के एब्जॉर्प्शन में तीनों का होना जरूरी है। तो इसीलिए जो भी बीमारी है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, तो ये क्या है, एक जैसा ही है तीनों का। विटामिन डी का भी वही रिलेटेड है, फास्फोरस का भी वही रिलेटेड है, एंड कैल्शियम का भी वही रिलेटेड है। तो एक याद करते हैं तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तीनों का याद होता है हमको। तो कैल्शियम मेनली बोन्स और टूथ के लिए, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि ये जनरली बच्चों में होता है जिनमें कैल्शियम, जो मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, या फिर किसी वजह से कैल्शियम की कमी हुई हो, तो उनका जो बोन होता है वो क्या होता है, बोन मैट्रिक्स काफी सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ही सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, एक तरह का बोर्ड टाइप का पैर देखेंगे, जो किसी किसी बच्चे को देखे होंगे, जो जैसे हम लोग हैं स्ट्रेट खड़े रहते हैं, तो उनका पैर इस टाइप से बोर्ड होता है। तो ये काफी सॉफ्ट हो जाता है, वीकेंड हो जाता है बोन बच्चों में, तो वो ठीक से चल नहीं पाते, क्या आर्क वे में चलते हैं, लाइक दैट। उसके बाद दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बड़ों का बीमारी है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बोन है वो काफी थिन हो जाता है, काफी वीक हो जाता है, काफी ब्रिटल हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो जो ओल्ड मैन है वो क्या होता है कि थोड़ा सा गिरते हैं उनका बोन टूट जाता है। तो वही है ऑस्टियोपोरोसिस, काफी वीक हो जाता है। उसके बाद है हाइपोकैल्सीमिया, ये सभी के लिए। हाइपो और हाइपर वर्ड सभी एक चीज के लिए जुड़ा रहता है, जैसे कि हमारा डाइटरी वैल्यू फिक्स होता है कि हमको कितना चाहिए, और कितना से कितना के बीच हमको चाहिए होता है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का लोएस्ट वैल्यू हमारा 2.1 मिलीमोल पर लीटर है। इतना हमारे ब्लड में, इतना लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ ब्लड में 2.1 मिलीमोल कैल्शियम होना चाहिए। तो उससे अगर कम हुआ तो हाइपो जो जाएगा, अगर 4.1 या समथिंग ऐसे उसका अपर वैल्यू है, उससे अगर ज्यादा हुआ तो हाइपर। तो कोई भी चीज हमारे बॉडी में कम होगा या ज्यादा होगा तो कोई ना कोई बीमारी जरूर क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी जरूर क्रिएट करेगा। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो उसका हाइपर और हाइपो चीज लिख सकते हैं कि मान लीजिए कैल्शियम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मैट्रिक्सेस पे जमा होने लग जाएगा, तो पैलेट्स क्रिएट करने लग जाएगा, या प्लैक क्रिएट करने लग जाएगा। अगर कम हो गया तो क्या होगा, हमारा बोन सब डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा। ओके, तो ऐसे ही है फास्फोरस। तो फास्फोरस भी हमको बोन्स और टीथ के लिए चाहिए। जितने भी मेटाबॉलिज्म में फॉस्फोलिपिड्स आ रहे हैं या इवन न्यूक्लिक एसिड आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनके फॉर्मेशंस के लिए चाहिए। जहाँ पे भी फास्फोरस वर्ड लग रहा है, NADP, ADP, AMP, वटेवर, तो वहाँ पे ये कोएंजाइम्स का काम करता है। ग्लूकोज फॉस्फोराइजेशन या डिफॉस्फोराइजेशन, जहां पे भी रिएक्शंस आ रहा है वहां पे होता है। उसके बाद सबसे बड़ा काम क्या करता है, ब्लड बफर्स के रूप में काम करता है। बफर क्या है, एनीवन?
resist the change in pH. हाँ, पीएच को बदलने से रोकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड का पीएच 7.4. हाँ, स्लाइट क्या है हमारा, एल्कलाइन है, स्लाइट। Alkaline. हाँ, स्लाइट एल्कलाइन है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब मान लीजिए हम दिन भर क्या है एसिडिक फूड खा सकते हैं, दिन भर नमकीन वो क्या बोलते हैं खट्टा चीज खा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा ब्लड हो सकता है वो जाएगा ब्लड में, एब्जॉर्ब तो होता है ब्लड में, तो इससे हमारा ब्लड एसिडिक नहीं होता। तो ये रेसिस्ट कौन कराता है, वो अपना पीएच चेंज नहीं करता, जो पीएच है उतना ही रहता, तो फास्फोरस उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखेंगे तो पहले है हाइपोफॉस्फेटेमिया, मतलब हमारा अगर जो भी इसका लिमिट वैल्यू है उससे कम हुआ, फास्फोरस लेवल हमारी बॉडी में कम हो गया, तो हमको कुछ सर्टेन टाइप ऑफ सिम्टम्स दिखता है, जैसे वीकनेस होने लग जाएगा, नमनेस होने लग जाएगा, हमको भूख नहीं लगती लाइक दैट। और कुछ एक बीमारी होगा बोन्स रिलेटेड, जैसे रिकेट्स, जो भी हम कैल्शियम वाला पढ़े वो सारे। उसके बाद है आयरन। तो आयरन का मेनली काम क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी के फॉर्मेशन में है या डीएनए सिंथेसिस में काम करता है। तो आरबीसी वाला काम है तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, या एनीमिया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, हीमोक्रोमेटोसिस, ये भी एनीमिया रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि कलर में प्रॉब्लम होने लग जाता है, जैसे आरबीसी के कारण हमारा जो ब्लड है वो एकदम ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए, तो ये कलर अलग अलग हो सकता है कहीं पेल दिखे, कहीं बहुत ज्यादा डार्क दिखे, इस टाइप से। उसके बाद मायोग्लिन फॉर्मेशन में चाहिए इलेक्ट्रॉन करेल, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। विटामिन ए का यूजेस क्या है, तो आपके आईज के लिए चाहिए, आपके हेल्दी स्किन के लिए चाहिए, बोन टीथ के लिए चाहिए, रिजेनरेशन ऑफ सेल्स के लिए चाहिए, उन हीलिंग के लिए चाहिए, और भी बहुत सारे यूजेस यहाँ लिखा है वो आप पढ़ेंगे। और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है, आईज के लिए चाहिए, तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ड्राई आईज हो गया, जेरोप्थेल्मिया हो गया, केराटोमेलेसिया हो गया, बहुत सारा बीमारी है। उसके बाद स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाएगा, एक्ने होने लग जाएगा, ड्राई स्किन होने लग जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम होगा जो याद याद कीजिए इसको। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी हमको अपने माउथ के लिए चाहिए, मेनली हमारे जो ओरल हेल्थ को अच्छा करता है, मेंटेन करता है, हमारे इम्यूनिटी को एनहांस करता है। उसके अलावा कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, उन हीलिंग में काम करता है। तो ये सब इसका इम्पोर्टेंस है। इसके अब बीमारी क्या होगा, तो स्कर्वी होता है, गम्स का ब्लीडिंग होने लग जाएगा, टीथ फॉल करने लग जाएगा, तो ये सब चीज होने लगता है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। विटामिन के, तो विटामिन के क्या करता है कि कोगुलेटिंग फैक्टर्स है, आप जब कैस्केड प्रोसेस पढ़े होंगे तो वहां पे एक फैक्टर के रूप में विटामिन के बारे में भी पढ़े होंगे। तो ये मेन इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद दूसरा क्या करता है कि हमारी लीवर के हेल्थ को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही कमी होने लग जाएगा तो लीवर की हेल्थ में गड़बड़ी होने लग जाएगा। दूसरा ये क्लॉटिंग फैक्टर है, तो अब ये हमारे ब्लड में कम पड़ गया या कुछ भी हो गया तो हमारा क्या होगा, ब्लड अनकंट्रोल ब्लीडिंग होने लग जाएगा। ब्लीडिंग मतलब क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, एक बार हाथ कट गया तो वो खून बहता रह जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट इधर कि हमारा एबनॉर्मलिटीज क्या क्या प्रेजेंट है यूरिन में, ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो गेस क्वेश्चंस में ये दिए हुए एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट से पहले वाले में शायद यूरिन वाला आया था, तो आई थिंक इस बार ये दे दे। तो एबनॉर्मल, लेकिन आप दोनों पढ़ के जाइए, एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स भी और यूरिन वाला भी, एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिन भी, दोनों पढ़ के जाइए और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो एबनॉर्मलिटीज कब होगा, जब कुछ भी गड़बड़ी होगा उसमें, या तो साइज में गड़बड़ी हो गया, या कलर में गड़बड़ी हो गया, या जितना नंबर है उससे कहीं ज्यादा हो गया, या उससे कहीं कम हो गया, तो उस वजह से कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो रेड सेल में इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में गड़बड़ी 4 वजह से होता है। पहला एबनॉर्मल इथ्रोपायोसिस। इथ्रोपायोसिस मतलब क्या होता है कि आरबीसी जो बनता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोग इथ्रोपायोसिस बोलते हैं। अब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाए, तो अब ये एबनॉर्मलिटीज क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन सही से नहीं हो, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो, या आरबीसी जब बोन मैरो को छोड़ रहा हो तो वहां पे छोड़ते वक्त कुछ कट गया हो, उसके साइज में चेंजेस हो गए हो लाइक दैट।
या मान लीजिए कभी कभी कंपनसेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको एनेमिया हो गया, आप एनेमिक हो गए, तो आपको आरबीसी कम पड़ गया आपके बॉडी में, तो उस वक्त क्या है कि कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में होता है तो बॉडी पहले उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, खुद ही ठीक करने की कोशिश करता है। तो उसी को ठीक करने की कोशिश में आरबीसी कम पड़ गया तो बोन मैरो क्या करेगा, जल्दी जल्दी उसको बनाना शुरू करेगा। उस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है, जल्दी जल्दी जहां उसको 200 बनाना है अब वो 600 बना रहा है, 800 बना रहा है, तो उस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट्स हो सकता है। तो ये सब है इसका एबनॉर्मलिटीज। तो अब ये जो एबनॉर्मलिटीज है क्या क्या है देखते हैं। तो या शेप एंड साइज में वेरिएशंस हो सकता है, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि आरबीसी के साइज में गड़बड़ी है, तो आरबीसी जब हम पढ़ाए होंगे ब्लड वाला चीज तो वहां पे आरबीसी हम पढ़े होंगे तो उसका देखे होंगे कितना डायमीटर होता है, कितना क्या होता है, तो वो हम टोटल पॉइंट वाइज पढ़े थे। तो अब यहाँ पे आरबीसी का जो साइज दिया हुआ है उसमें वेरिएशंस हो गया, कहीं पे उससे जितना एक साइज दिया हुआ है उससे कहीं ज्यादा होगा, या नॉर्मल जो भी साइज दिया है उससे कम होगा, तो वो हमारा एबनॉर्मलिटीज हो गया। दूसरा हो सकता है कि उसका एबनॉर्मल शेप हो, तो उसको पायोकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। तो एबनॉर्मल शेप क्या होगा, आरबीसी का शेप बेसिकली हमारा क्या होता है, बाइकनकेव। अब वो गोल हो गया, चकोर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एक एबनॉर्मलिटीज है। या बहुत ज्यादा ओवेल शेप का है या इलिप्टिकल शेप का है, लेकिन शेप तो हमारा बाइकनकेव होना चाहिए, तो ये सब एबनॉर्मलिटीज है। वैसे ये क्या है कि हीमोग्लोबिन उसमें होना चाहिए, इसीलिए उसका बाइकनकेव शेप है। तो हीमोग्लोबिन है जो उसको कलरिंग एजेंट है, हीमोग्लोबिन कलरिंग एजेंट है, पिगमेंट है, वो उसको कलर देता है। तो अब ये इन अनइवन हीमोग्लोबिन कंटेंट अगर कहीं है, अगर सही से नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, तो जहां पे बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस दिखेगा, जहां कम है वहां येलोइश दिखेगा, पेल दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं एनिसोक्रोमेशिया या हाइपरक्रोमेशिया। बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो काफी ज्यादा रेड 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 दिख रहा है, या हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वाटर के सॉरी ब्लड के विस्कोसिटी को बढ़ा देगा, थिकनेस बढ़ जाएगा रेड सेल्स का। तो ये सब एबनॉर्मलिटीज है। उसके बाद आता है कॉमन पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि हम इजी क्वेश्चंस पे जाएंगे, मेटाबॉलिज्म टोटली छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक क्लासेस में अगर रिवीजन मोड में हम जाते हैं तो ये भास्ट टॉपिक नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर किन्हीं को पढ़ना हो तो इसका भी वीडियो है, मेटाबॉलिज्म का जितने भी मेटाबॉलिज्म में है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, सारे का वीडियोस आपको बायोकेमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल क्या है थोड़ा हम बता देते हैं, क्योंकि ये चार्ट तो आपको याद करना पड़ेगा। और बेसिकली हम इसलिए आपको एडवाइस कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म छोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें अगर एक भी चीज आप भूल गए ना तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा आपका, इतना मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे, जो नहीं कि वही एग्जैक्ट वर्ड, तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ गड़बड़ी हुआ, जैसे मान लीजिए ऑक्सैलोएसिटेट, ये आपको याद नहीं आया, साइट्रेट लिख दिया, आइसोसाइट्रेट लिख दिए, अल्फा कीटोग्लूटारेट लिख दिए, सारा लिख दिए, एक छोड़ दिए, फिर भी आपका मार्क्स खत्म हो जाएगा, बहुत मार्क्स कम हो जाएगा। या ये सब में से कोई एक एंजाइम्स का नाम छोड़ दिए, वाटा छोड़ दिए, ये यहाँ पे NAD प्लस से रिड्यूस होकर NADH बन रहा है, ये रिडक्शन प्रोसेस छोड़ दिए, तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये याद करना भी थोड़ा कठिन है, लिखना इजी है। अगर ये आपको याद हो गया तो उसके बाद ये आराम से आप उसके आगे जो भी वर्ड्स में है उसको लिखना इजी है, लेकिन ये याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम एडवाइस करें कि मेटाबॉलिज्म चैप्टर छोड़ दीजिए, अगर पढ़ना है तो ग्लाइकोलाइसिस से पढ़ लीजिएगा, क्रेब्स साइकिल थोड़ा हार्ड है, तो इसीलिए इसको मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं। जो इजी पोर्शंस है जिसमें हम इजिली पास हो जाए हम सिर्फ वही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गेस्ट क्वेश्चन था कि ये सब क्वेश्चंस आ सकता है। बाकी अब हम लोग ईयर वाइज क्वेश्चंस में जाएंगे। तो ईयर वाइज में कुछ क्या जाए, तो पहले हम लोग 20 वाले क्वेश्चंस में जाते हैं, फिर 19 वाले क्वेश्चंस में जाएंगे। तो ये हमारा 20 का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्लासिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कल जो लोग क्लास किए होंगे तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किए थे, है ना? क्या कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किए थे? यस मैम। ओके, तो क्लासिफिकेशंस कल वाले वीडियोस में है, वहां से भी देख सकते हैं, या कल जो पढ़े थे तो पढ़े ही है। तो अब इसका एक वर्ड पूछ दिया, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है एक देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर मिल जाता है तो फोटो।
जैसे मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी Polyhydroxy aldehydes and ketones derivatives. या एल्डिहाइड या कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें 4 से ज्यादा OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सी उसी को बोलते हैं OH ग्रुप को। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 से ज्यादा हो गया ऑब्वियस। तो OH ग्रुप के साथ कोई एक एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो ग्लूकोज है तो इसलिए एल्डिहाइड है, अगर फ्रुक्टोज होता तो CO ग्रुप रहता, उसमें H नहीं रहता। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है यही उसका नाम पड़ गया। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है। दूसरा, हम बहुत ज्यादा अमाउंट में खाते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, एनर्जी के लिए, तो इसीलिए मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। केमिकली क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ ये जो बीच में है इसमें सब में कार्बन है एक एक, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा तीसरा कोई इसमें एलिमेंट नहीं है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है और ये केमिकल जनरल फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? तो और हम लोग क्लासिफिकेशंस तो खैर कर लिए थे। अब प्रॉपर्टीज में आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है। कभी आपको डिफाइन कर दे कि फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना है या केमिकल प्रॉपर्टी लिखना है, तो हम लोग दोनों मिला के लिख देंगे जो आपको याद है। तो इसका एक खास काम क्या है, स्टीरियोआइसोमर्स। इसमें क्या होता है, कंपाउंड के पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट अलग हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि ये है, अब ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है। अगर आप दोनों का कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन अब स्पेशली दोनों देखेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? तो यहाँ पे देखिए ये H है, ये OH है, यहाँ पे उल्टा है। तो ये क्या है, अरेंजमेंट अलग है इसका, तो इसको स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, सेम होता है बट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस अलग होता है। ये दो आइसोमर्स में हो सकता है, बढ़ सकता है। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सभी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं मेनली। आप ऑप्टिकल एक्टिविटी कहने का मतलब ये सब सारी चीज जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं आप 12th के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहने का मतलब है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको एक प्लेन में करता है। जैसे मान लीजिए लाइट आता है, तो लाइट कितना आता है, मल्टी डायरेक्शंस में आता है। तो ये क्या करता है कि एक प्लेन में अगर देखेंगे तो ये सभी को एक लाइन कर देगा, अलाइन कर देगा। दूसरा डायस्टोमर्स है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होता है। एनोमर्स है, ये सारे स्टीरियोआइसोमर्स के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल टेस्ट लिख दीजिए, मॉलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। ये टेस्ट कल हम लोग पढ़े थे, तो उन सब में से कुछ एक टेस्ट लिख सकते हैं, ये भी इसका प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है इपीमर्स क्या है और डी एल आइसोमरिज्म क्या है। हालांकि ये क्वेश्चंस पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ना है, क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ना है और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पढ़ना है। तो ये 2 नंबर्स में दे दिया है। हालांकि आप आउट ऑफ क्वेश्चंस कह के हंगामा नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर लेती है तो उसके पास 10% क्वेश्चन बाहर से पूछने का अधिकार है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं कर सकते। एपीमर्स मेनली क्या होता है कि ये भी स्टेरियोमर्स के जैसा ही होता है। इसमें एक स्टेरियोजेनिक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो ये हम पहले बता दिए कि एक जैसा दोनों दिख रहा है, बस एक जगह पे यहाँ पे चेंजेस है। एक जैसा अगर केमिकली फॉर्मूला में लिखेंगे तो दोनों एक जैसा दिखेगा, लेकिन अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तब दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। और जब आप नाम देखेंगे तो ये डी ग्लूकोज है और ये डी गैलेक्टोज है। तो यही है एपीमर्स। उसके बाद है एल आइसोमर्स और डी आइसोमर्स। तो एल आइसोमर्स क्या करता है कि लेफ्ट में रहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज प्लेन क्लोराइज्ड लाइट को घुमाता है, इसीलिए ये एल है। और डी वाला क्या करता है कि इसके जस्ट विपरीत रहता है। वो क्या करेगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में देगा। डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगा, इसलिए इसको डेक्स्ट्रा रोटेटरी भी बोलते हैं और एल को लीवो रोटेटरी बोलते हैं। वो क्या करता है कि लेफ्ट साइड में पोजिशन करता है या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है।
अब यहाँ पे क्या है कि केमिकली फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, एल का रहे या डी का रहे, केमिकली अरेंजमेंट कोई दिक्कत अलग नहीं रहता, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा रहता है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला से जैसे आप लिखेंगे तो सारा मॉलिक्यूल एक जैसा दिखेगा, लेकिन चूंकि स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है इसलिए इनका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद है पेप्टाइड्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। पेप्टाइड्स पूछे, प्रोटीन्स पूछे या अमीनो एसिड्स पूछे, सभी का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एक जैसा लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन का याद करके गए, पेप्टाइड का आ गया तो अलग लिखेंगे, अमीनो एसिड का आया तो अलग लिखेंगे, एक जैसा ही लिख दीजिए, ठीक है। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि पेप्टाइड क्या है। तो पेप्टाइड क्या था कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन यूनिट बना है वो हमारा अमीनो एसिड्स का बना है। तो ये जो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं जिस लिंक से, उसी को, वही है शॉर्ट चेन पेप्टाइड, उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और यह जो भी साइड चेन बना होता है अमीनो एसिड्स का टुगेदर दूसरे तीसरे सभी से जुड़े होते हैं तो उसी को पेप्टाइड बोलते हैं। अगर ज्यादा पेप्टाइड प्रेजेंट है तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम क्या जानते हैं, हार्मोन्स पेप्टाइड्स से, हमारा एंजाइम्स, सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स हमारा पेप्टाइड्स है। तो इसका बहुत ज्यादा काम है हमारा एंजाइम्स में, एंडोक्राइनोलॉजी, एंजाइम्स का स्टडी को हम लोग बोलते हैं। या सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन हो गए, कुछ एक दवाइयों में काम आते हैं जैसे एंटी ट्यूमर एजेंट्स के रूप में काम करते हैं जैसे बिलियोमाइसिन्स है, कुछ वैक्सीन्स के रूप में काम करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं, कुछ हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में काम करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस है, कुछ याद रखिए। उसके बाद है कि प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स मेनली क्या है कि बहुत सारा एमिनो एसिड अगर पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकअप है तो वो हमारा प्रोटीन्स है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में अपने क्या रहता है, CHO ही ग्रुप रहता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन भी रहता है, उसके अलावा कभी कभी सल्फर फास्फोरस भी रहेगा। उसके बाद इसका भी क्लासिफिकेशन है जो हम कल पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल, कंजुगेटेड, डिराइव्ड रहता है। क्वालिटेटिव टेस्ट भी हम कल पढ़ चुके थे, हमारे गेस्ट पेपर में था। उसके बाद है बीटा ऑक्सीडेशंस। तो बीटा पोजीशंस पे जो ऑक्सीडेशंस हो रहा है, ऑक्सीडेशंस मेनली क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसीजर जहां पे भी हो रहा है वो है हमारा बीटा ऑक्सीडेशंस। बट इसको हम लीव करते हैं क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला आपको याद करने में काफी कठिनाई आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कीटोसिस, ये भी क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस है, यहाँ क्वेश्चंस नहीं आ सकते। क्या बोल रहे हैं मैम? वो ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? वही तो बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन तो समझ आ गया, बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है। जैसे पहला कार्बन, अगर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, फिर उसके जस्ट बगल वाला जो है, पहला हमेशा अल्फा होता है, उसके जस्ट बगल वाला बीटा होता है, उसके जस्ट बगल वाला फिर तीसरा नंबर पे जो आता है वो गामा है। अगर पहला छोड़ के दूसरा पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या कोई भी हाइड्रोजन का जो भी हो रहा है, रिमूवल हो रहा है या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, उसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। बीटा पोजीशन होता है और ऑक्सीडेशन तो आप जानते हैं, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए उसके बाद है कीटोसिस क्या होता है। तो कीटोसिस में क्या होता है, हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज काफी ज्यादा एलिवेट कर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये कब बढ़ेगा, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, तो उस समय क्या होता है कि कोई भी फास्टिंग की वजह से या हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं, उस वजह से क्या होता है कि ये जो कीटोन्स है हमारे बॉडी में, वो कीटोसिस के तहत हमारे बॉडी में एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी बनाता है, उसके बाद क्या करता है कि ये फैट्स बर्न करके कीटोन्स बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कीटोसिस। जब हमारे बॉडी में बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी का स्रोत है या तो इधर फैट्स होता है या हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बट जब इन दोनों कोई भी वजह से, अगर हम मान लीजिए कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तो कीटो डाइट पे रहते हैं, बहुत कोई कीटो डाइट पे रहते हैं, तो उस केसेस में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है एनर्जी के लिए, तो कीटोन आता है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, वो एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग कीटोसिस बोलते हैं। और क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट उस वक्त नहीं होता जिससे हमको एनर्जी मिल सके। लेकिन क्या है कि ये काफी ठीक है, अभी बहुत सारे यूज करते हैं लोग, बट ये क्या है कि जैसे आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेगा तो वो एलिमिनेट होने लग जाएगा आपके
यूरिन में, और कीटोन बॉडीज जैसे यूरिन में आ गया तो इसका मतलब है कि आपका डायबिटीज मेलाइटस बढ़ गया है। उसके बाद है एंजाइम्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। एंजाइम्स का कंपैरिजन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ। तो एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस को काफी बढ़ा रहा है। इसका प्रॉपर्टीज जब देखते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका प्रॉपर्टीज पहला तो प्रोटीन नेचर है, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शंस को काफी तेजी के साथ बढ़ा रहा है। कोई भी एंजाइम्स जो भी है सभी स्पेसिफिकली काम करता है, हर एक सबस्ट्रेट के लिए वो स्पेसिफिक होता है। उसके बाद एक उसका ऑप्टिमम पीएच होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वो अपना हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन देता है। उसके बाद ये एम्फोथेरिक इन नेचर है, प्लस माइनस दोनों एक साथ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बेसिकली अगर इन शॉर्ट आप देखेंगे तो ये क्या है कि माइल्ड कंडीशन में जनरली काम करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर जैसे ही आप देंगे तो ये डीनेचर्ड हो जाता है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि इन दोनों में अंतर क्या है, एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर क्या है। तो पहला तो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल वाला फैक्टर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है तो वो क्या है कि हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नहीं है। एंजाइम्स क्या है कि आपके बॉडी के अंदर काम करता है, तो इसीलिए ये हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये डाइवर्स रिएक्शंस को प्रमोट कर सकता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है, लेकिन ये क्या है स्पेसिफिक रिएक्शंस में जाता है, क्योंकि ये हर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है। तो ये सब चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, बट ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता। अगर आपको कभी जरूरत है तो इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन या कोई अदर फॉर्म्स में आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद ये क्या है कि काफी सेंसिटिव है, इसका एक नैरो विंडो है अपना खुद का पीएच का और टेम्परेचर्स का, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, और क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंजाइम एक्शंस। तो ये हम कल पढ़ चुके थे कि इसमें दो लॉक-इन की मॉडल था, इंड्यूस फिट मॉडल था, और क्या क्या फैक्टर्स थे ये भी हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हमारे बॉडी में कितना पानी डिवाइडेड है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कितना है 60% अडल्ट मैन में, 50 to 55% वुमेन में है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले बार क्वेश्चंस अचानक से बदल दिया गया था, रातों रात क्वेश्चंस बदल दिया गया था, समथिंग कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस बाहर से पूछ दिए थे। जैसे ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है कि जो वाटर बैलेंस क्या है, बस वाटर क्या बैलेंस पढ़ना है। इंपॉर्टेंस तो ठीक है कुछ भी लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी आपको नहीं पढ़ना था, आपको पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन आया तो आपको लिखना ही है। तो कितना कितना कहाँ पानी प्रेजेंट है ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर फंक्शंस क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, जितने भी हमारे मेजर फ्लूइड्स हैं, ब्लड, यूरिन, स्वेट, लिम्फ, सभी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जितने भी डेलिकेट टाइप ऑर्गन है वहां पे वाटर रह के उनको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। तो ये सब इसका रोल्स है। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ फास्फोरस इन बॉडी फंक्शंस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद है कि ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिया था कि विटामिन ए का केमिस्ट्री, फंक्शन और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। अर्चना कुमारी खुद को म्यूट रखिए। उसके बाद केमिस्ट्री, फंक्शंस और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिस्ट्री लिखना है, जो आपके चैप्टर्स में नहीं पढ़ना था, पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आए। फंक्शंस आपको पढ़ना है, डेफिशिएंसी आपको पढ़ना है। तो विटामिन ए में क्या क्या रहता है, रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड्स रहता है। तो ये सब इसका स्ट्रक्चर है, याद करना मुश्किल है तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आप सिर्फ पढ़िए फंक्शन और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। तो फंक्शंस में क्या क्या आता है, ये सारा इसका केमिस्ट्री है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपके चैप्टर्स में भी नहीं इंक्लूडेड है, आपके सिलेबस में भी नहीं इंक्लूडेड है। तो बायोलॉजिकल रोल्स क्या है विटामिन का, तो ये आप जानते हैं कि हमको क्या है कि जो भी हम कभी कभी अब देखते हैं कि हम अंधेरे में जाते हैं,
तो इंस्टेंट अगर अंधेरे में गए तो 2 सेकंड तक आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन तुरंत में आपको दिखने लग जाता है। बहुत ज्यादा डार्क रूम भी है तो इंस्टेंट में फिर हमको दिखने लग जाता है। तो वो क्यों दिखता है? विटामिन ए के कारण दिखता है। विजुअल साइकिल वर्ल्ड विजुअल साइकिल्स के अंतर्गत आता है, बट ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो हम इतना ही जानते हैं कि हमारा जो डार्क एडेप्टेशन टाइम है या कलर विजन आता है, जो भी इस टाइप के आते हैं, वो विटामिन ए के कारण आता है। हमारा इपिथेलियल सरफेसेस हेल्दी रहे, हमारा स्किन हेल्दी रहे, सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, लिपिड मेटाबॉलिज्म या कोई भी तरह का मेटाबॉलिज्म में विटामिन ए का बहुत ज्यादा रोल रहता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इम्यून सिस्टम सही से काम करे, उसमें हमारा विटामिन ए का रोल रहता है। इससे पहले भी हम विटामिन ए दिए हुए थे गेस वाले में, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये लंबा वाला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा उसको इलाबोरेट करना पड़ेगा आपको। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज, क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज है? तो ग्रोथ में प्रॉब्लम कर सकता है। हम जाने कि एपिथेलियल टिश्यू या हमारे स्किन को अच्छा रखता है तो वो खराब कर सकता है, आई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूरिन में क्या है। तो नॉर्मली जो जो चीज प्रेजेंट है हमारी यूरिन में, उसके अलावा जो भी चीज प्रेजेंट होगा वो सारा एबनॉर्मल होगा हमारे यूरिन में। ओके, अब हमारा क्या है कि कोई भी चीज एबनॉर्मली अगर प्रेजेंट हो जाता है या ज्यादा अमाउंट में, जितना नॉर्मल दिया हुआ है कितना प्रेजेंट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए, अगर उससे 7 ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा अमाउंट्स में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है। तो नॉर्मली जो नहीं प्रेजेंट है वो सारा एबनॉर्मल प्रेजेंट हो जाता है हमारे बॉडी में। और हमारे बॉडी में क्या है कि कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में है तो बॉडी उसको फ्लश आउट करना चाहेगा, मोस्टली इन फॉर्म ऑफ यूरिन। तो कोई भी चीज अगर बॉडी में आपका ज्यादा हो गया तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने का कोशिश करेगा या फेसेस के थ्रू बाहर निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूरिन के थ्रू। तो पहला क्या है? प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स आपके बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो गया, किसी वजह से आपने प्रोटीन बहुत खा लिया या उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, सर्टेन बाहर निकल रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनूरिया, जिसमें आपके बॉडी, आपके यूरिन में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यूजुअली आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं पाया जा सकता, लेकिन कुछ किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उस वजह से प्रोटीन पाया। तो ये एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। दूसरा ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमेटूरिया। अगर ब्लड यूरिन में प्रेजेंट है तो ये कोई भी दर्शाता है कि आपके बॉडी में कुछ भी इंटरनल इंजरी हो सकता है या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी इस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे ही ये पाइरिया, पस का प्रेजेंट, ये भी पस सेल अगर प्रेजेंट में आपके यूरिन में हो रहा है तो ये भी दर्शाता है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हो सकता है, किसी भी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन है। ग्लूकोज अगर बहुत भारी मात्रा में आ रहा है तो ग्लूकोसूरिया बोलते हैं, फ्रुक्टोसूरिया बोलते हैं अगर फ्रुक्टोज प्रेजेंट है तो। और ये लोग, या कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोन। तो ये सब क्या चीज दिखाता है कि डायबिटीज है आपके बॉडी में, डायबिटीज मेलाइटस। पाइल पिगमेंट प्रेजेंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो इसका मतलब है कि जॉन्डिस हो सकता है, या बहुत ज्यादा मात्रा में हीमोलाइसिस हो रहा है। वैसे ही पोरफायरिन्स, ये भी एक मॉलिक्यूल होता है, अगर ये प्रेजेंट है तो हो सकता है आपके बॉडी में लीवर डिजीज, सर्टेन टाइप ऑफ लीवर डिजीज हो। तो पैथोलॉजी में आप जाते हैं तो वो देखते हैं, यूरिन का टेस्ट करता है, उसके हिसाब से निकालता है कि हाँ क्या प्रेजेंट है आप में। बाइल प्रेजेंट है, इसका मतलब है आपको जॉन्डिस हो रखा है। तो ये 2020 का क्वेश्चन था। तो आई थिंक यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर 2019 देखते हैं। अभी तो क्लास है नहीं आपका, ठीक है। बाकी 19 पढ़ना है तो वहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, वहां से आप पढ़